नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा और लगभग 100 युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया और उन्हें कविराज के नाम से भी जाना गया और कहा जाता है कि उनका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। अर्थात उनका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी किस तरह से पीता था और उन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या वजह थी, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में जानने से पहले हम गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त जो एक कुषाण राजवंश के ही सामंत थे। दोस्तों, मगध साम्राज्य को जो अंतिम वंश था सातवाहन राजवंश, उसके टूटने के बाद मगध साम्राज्य का तो विनाश हो गया और भारत छोटे छोटे टुकड़ों में, भारत के जो छोटे छोटे टुकड़ों में राजाएं अपनी सत्ता स्थापित कर ली और पूरा भारत ही छोटे छोटे राजाओं के अधीन हो गया था और विदेशी ताकतें धीरे धीरे भारत पर पैर फैला रही थी। उनमें से कुषाण राजवंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क ने अखंड भारत पर शासन किया था और कनिष्क के ही मरने के बाद उनके जो सामंत थे धीरे धीरे अपने को स्वयं को मजबूत करने लगे थे। उनमें ही एक शासक थे, एक सामंत थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त धीरे धीरे ताकतवर होने लगे थे तो इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश के बाद भारत का जो सबसे अधिक ताकतवर वंश हुआ वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इनमें एक के बाद एक बहुत प्रभावशाली और वीर योद्धा हुए और महान राजा हुए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने अनेक बदलाव किए और अखंड भारत को संगठित करके एक छत्र साम्राज्य उन्होंने चलाया। दोस्तों, श्रीगुप्त ने ही एक सामंत के रूप में शासन किया था क्योंकि उसका एक प्रमुख कारण यह था क्योंकि श्रीगुप्त के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह पूरे अखंड भारत को वापस से संगठित कर सके। और उनके बाद जो दूसरे उनके उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच, उन्होंने ही भी एक सामंत के रूप में ही शासन किया था। लेकिन इन दोनों के सामंत के रूप में शासन करने के बाद तीसरे इनके शासक हुए चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य साम्राज्य वाला चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, यह चंद्रगुप्त अलग है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी, दोस्तों, जब हम महाजनपद काल पढ़ रहे थे उस समय हमने बताया था कि लिच्छवी यहाँ पर पढ़ता है। यहाँ पर उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे विवाह किया था और उनके विवाह करने के बाद इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी चंद्रगुप्त ने। अब महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने के बाद इन्होंने एक सिक्का भी चलाया जिसे राजा रानी के नाम से, एक तरफ राजा की फोटो होती थी, दूसरी तरफ रानी की फोटो होती थी, तो इसको राजा रानी सिक्का के नाम से जाना गया। दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी, जैसे मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी या उसके आसपास हुआ करती थी, विदिशा भी हुई लास्ट में, तो उस तरह से उन्होंने इसको छोड़ के उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त और कुमार देवी का ही पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त खुद को लिच्छवी का नाती कहता था, मतलब अपने नाना, जो इनकी मम्मी थी कुमार देवी, वो लिच्छवी की थी और इनके नाना नानी भी लिच्छवी के, तो इनको वहां का नाती ये कहता था। दोस्तों, चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था और समुद्रगुप्त ने इनके बाद 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक 45 वर्षों तक अखंड भारत पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उन्होंने इस दौरान अनेक युद्ध लड़े और अनेक युद्ध लड़ने के साथ साथ ही उन्होंने कभी भी इन युद्धों में कभी भी हार नहीं मानी थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत को जीत लिया था, पूरा उत्तर भारत इन्होंने जीत लिया था और दक्षिण भारत के जो 12 राज्य थे उनको भी धीरे धीरे इन्होंने जीत लिया था और एक भी युद्ध में इन्होंने हार नहीं मानी थी। दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, जैसे छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे क्षेत्रफल के राजा अलग अलग थे, तो ये 12 छोटे छोटे टुकड़े थे जिनको इन्होंने जीत लिया था और एक छत्र वापस एक अखंड भारत का इन्होंने निर्माण किया था। मगध साम्राज्य के पतन के बाद अखंड भारत धीरे धीरे बिखर गया था और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, तो इन्होंने पुनः इनको स्थापित कर लिया और एक छत्र साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। दोस्तों, समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय 3 नीतियों पर आधारित थी। पहले थी ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता है शत्रु का पूर्ण रूप से खात्मा, और दूसरा है मोक्ष, मतलब शत्रु को जीत लेना और उसके बाद उसे मुक्त कर देना। तीसरा है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है शत्रु को जीतने के बाद उसको वापस उसका राज्य वापस से लौटा देना और वहां से टैक्स कलेक्ट करना। इस तरह से समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय 3 नीतियों पर आधारित थी। दोस्तों, विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता 3 तरीके से स्वीकार की। पहला था आत्मनिवेदन।
आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में विदेशी राजा आते थे और वह उनसे निवेदन करते थे, उसके साथ ही वह बहुत सारे उपहार लाते थे, उनको भेंट दिया करते थे और उनकी अधीनता दरबार में आकर अपने आप ही स्वीकार कर लेते थे। दूसरा था कन्यापयान। कन्यापयान का मतलब होता है कि जो विदेशी राजा थे वो अपनी बेटी, अपनी राजकुमारियों की शादी समुद्रगुप्त से कर देते थे, जिसकी वजह से वो समधी बन जाते थे और अपने आप ही वो समुद्रगुप्त के अधीन आ जाते थे। दोस्तों तीसरा था गुरुत्मदंकित। गुरुत्मदंकित का मतलब है जो समुद्रगुप्त के दरबार में जो मुद्राएं चलती थी, जो सिक्के चलते थे, वो विदेशी राजा अपने आप ही उनको स्वीकार कर लेते थे। मतलब जो स्वयं की उनकी जो मुद्रा थी उनको बंद करके समुद्रगुप्त के दरबार में जो मुद्राएं चलती थी उनको अपना लेते थे और कहते थे कि हम आपकी मुद्रा प्रयोग करते हैं। इस तरह से वह अपने आप ही समुद्रगुप्त के अधीन हो जाते थे और समुद्रगुप्त उनसे टैक्स लेना स्टार्ट कर देते थे। इस तरह से विदेशी जो राज्य थे वो उन्होंने इन 3 तरीकों से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। दोस्तों इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजय से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। लेकिन दोस्तों भारत का नेपोलियन कहना समुद्रगुप्त को बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है, देखो हम बताते हैं। दोस्तों समुद्रगुप्त ने भारत पर साम्राज्य अपना चालू किया था 335 ईस्वी में और उन्होंने 380 ईस्वी तक अखंड भारत पर अपना शासन चलाया था। लेकिन दोस्तों नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 में, और उन्हें फ्रांस का सम्राट अपने आप को कब घोषित किया था? 1804 में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ 335 ईस्वी और 380 ईस्वी और कहाँ 1804 और 1815। 1815 में वाटरलू के युद्ध में वो हार गए थे और उन्हें सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया था, जहां पर 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने इतने वर्षों तक भारत पर, अखंड भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था। उन्होंने पूरे अखंड भारत को वापस से एकजुट और संगठित कर दिया था। लेकिन नेपोलियन ने तो अब लगातार विजय अभियान किए थे, लेकिन उन्हें अंत में तो उन्हें हार ही मिली। लेकिन समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी हार नहीं देखी थी। दोस्तों समुद्रगुप्त बहुत महान शासक थे, जबकि नेपोलियन उनके आगे तो काफी बौने साबित लगते हैं। लेकिन पश्चिम के इतिहासकार हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को हमेशा ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारी किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। बल्कि ये पढ़ाया जाना चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। दोस्तों जैसे हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। लेकिन हमारी किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जबकि हमारा देश, हमारे सभ्यता और संस्कृति अनादिकालों से चली आ रही है, जब यूरोप के देश पैदा भी नहीं हुए होंगे। दोस्तों ये बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की उन्होंने खोज की थी, न कि भारत की। यह हमारी किताबों में गलत पढ़ाया जाता है। दोस्तों इस तरह से जो पश्चिम के इतिहासकार हैं, जो उन्होंने इतिहास लिखे हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को हमेशा ऊंचा स्थान रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। समुद्रगुप्त बहुत महान और बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी शासक थे। दोस्तों समुद्रगुप्त के समय बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वान थे उस समय वसुबंधु, उनको उन्होंने संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और उस समय श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन। मेघवर्मन समुद्रगुप्त से इतना डर गया था कि उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ बौद्ध मंदिर बनवा देते हैं। इसकी अनुमति उन्होंने समुद्रगुप्त से मांगी और समुद्रगुप्त ने उन्हें इनकी अनुमति दे भी दी। दोस्तों समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि एक समुद्र का पानी पी के आया तो दूसरे समुद्र में चला गया? एक दिन में भी वह तीनों समुद्रों का पानी नहीं पी सकता था। लेकिन दोस्तों तीनों समुद्रों का मतलब है कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य उस समय इतना फैला हुआ था कि उस समय हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, जिसकी वजह से पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। दोस्तों अब देखते हैं कैसे समुद्रगुप्त, जैसे इस तरह देखते हैं कि इस तरह तो अरब सागर है और उस तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे है हिंद महासागर, तो इस तरह इन तीनों समुद्रों से उनका साम्राज्य लगता था। दोस्तों समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख उनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने लिखवाया था। दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उनमें से प्रमुख थी कृष्ण चरित्र। इस तरह वो विद्वान भी थे और महान शासक भी थे। दोस्तों समुद्रगुप्त के समय प्रमुख जो प्रचलित सिक्के थे वो मयूर शैली के सिक्के थे और उनको सैनिक वेशभूषा में वीणा बजाते हुए उनके सिक्के भी मिले हैं। इस तरह दोस्तों समुद्रगुप्त एक महान शासक, एक महान विद्वान और एक पराक्रमी योद्धा भी था। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।